नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का अगला भाग लेकर। और कल 3 भाग प्रस्तुत किए थे। एक प्रारंभ, दूसरा बूढ़ा जमादार और तीसरा सत्य बहन का बेटा। और आज जो है चौथा बिंदु है बचपन। सुनिएगा। हमारे बचपन के समय प्रायः बहुत से लोगों को शान शौकत नहीं मालूम थी। उस वक्त का रहन सहन बहुत सादा था। शान शौकत और ऐश आराम बस सवाल एक ओर रख देने पर भी आज जो बच्चों की बेकार चिंता और देखभाल रखने की परंपरा रही है, उससे हमारे घर के बच्चे पूरी तरह से अनजान थे। उन्हें इन बातों की महक भी नहीं थी। सच्चाई इस तरह है कि बच्चों की देख रेख रखने में पालन करने वालों को भले ही सुख मालूम हो, पर बच्चों को तो उससे केवल पीड़ा ही होती है। हमें नौकरों की देख रेख में रहना पड़ता था। अपना कष्ट बचाने के लिए उन लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार अपनी मुट्ठी में ले रखा था। दूसरी ओर बेकार का लाड़ प्यार, बार बार खाने पीने, दिन भर कपड़ा पहनने से हम मुक्त थे। इस तरह एक की कमी दूसरा पूरी करता था। हमारे खाने में प्रायः पकवान बिल्कुल नहीं होते थे और हमारे कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक भौं से कोड़े बिना न रहेंगे। 10 साल की उम्र होने से पहले किसी भी कारण से हमने मोजे और बूट नहीं पहने। सर्दियों में भी बंडी के ऊपर एक सूती कुर्ता पहन लिया कि बस हुआ, और उससे हमें अपनी गरीबी भी नहीं मालूम होती थी। हाँ, हमारा बूढ़ा दर्जी श्यामत अगर बंडी में खीसा लगाने को भूल जाता तो उससे हमारा मिजाज ज़रूर बिगड़ जाता था। खीसे में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज़ न मिले तो इतना गरीब बच्चा आज तक एक भी पैदा नहीं हुआ। खीसे का अर्थ यहाँ पर जेब से है। दयालु भगवान का इशारा यही मालूम होता है कि पैसे वालों के बच्चे और गरीब माँ बाप के बालकों की सहमति में बहुत ज़्यादा फ़र्क न रहे। इससे हर एक बच्चे को चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी, लेकिन ये भरोसा नहीं था कि हमेशा पाँव में ही रहेगी, क्योंकि हम उसे पाँव के ऊपर फेंकते और झेला करते थे। हमारे इस रिवाज से चप्पलों का वास्तविक उपयोग नहीं होता था, तो भी उन्हें कम काम नहीं पड़ता था। पहनावा, खाना पीना, रहन सहन, व्यापार, बातचीत और मनोरंजन में हमारे बूढ़े लोगों में और हम में बहुत बड़ा फ़र्क था। बीच बीच में उनके काम हमें दिखलाई पड़ जाते थे, लेकिन वे हमारी ताकत के बाहर होते थे। आजकल के बच्चों के लिए तो उनके माँ बाप आदि बड़ी सहज में मिलने वाली वस्तु सी हो गई हैं और उन्हें वे मिल भी जाती हैं। ज़्यादा क्या, यह कहना भी ठीक होगा कि आजकल बच्चों को मनचाही चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमारे ज़माने में कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं थी। हल्की से हल्की चीज़ भी हमारे लिए मुश्किल थी। हम लोग इसी भरोसे अपने दिन निकालते थे कि बड़े होने पर हमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। भरोसा था कि आने वाले इन सब चीज़ों को हमारे लिए संभाल कर रखेंगे। इनका नतीजा ये होता था कि हमें जो कुछ भी मिलता था, वह चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, उसका हम खूब उपयोग करते थे और उसका कोई हिस्सा भी यूं ही नहीं जाने देते थे। आजकल तो परिवार खाने पीने से सुखी है। उनके लड़कों को देखो तो मालूम होगा कि जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं, उनमें से आधी चीज़ें तो सिर्फ बेकार ही खो देते हैं और इस तरह उनकी पूंजी के बहुत बड़े हिस्से का होना ना होने के बराबर होता है। बाहर के दालान के एक कोने में नौकरों के लिए जगह थी। हमारा बहुत सा वक्त उसी जगह जाता था। हमारा एक नौकर शरीर से भरा हुआ काले रंग का था और लड़के के जैसा था। उसका नाम शाम था। उसके बाल घूंघर वाले थे। वह खुलना जिले का रहने वाला था। वह एक जगह नियत करीब वहाँ मुझे बैठा देता और मेरे पास रेखा खींचकर बड़ी गंभीर आवाज़ से उंगली दिखाकर धमकाता था कि खबरदार इस लकीर के बाहर मत जाना। मैं अच्छी तरह ये कभी न समझ पाया कि मेरी ये आफत कैसी है। मुझे इसका डर बहुत ज़्यादा लगता था। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बाहर जाने से सीता को जो दुख भोगना पड़ा, वह मैंने रामायण में वाँचा था।
इस कारण शाम की खींची हुई रेखा की ताकत के बारे में भी मुझे किसी तरह का शक भला कैसे हो सकता था। नौकरों की इस कोठरी की खिड़की में के नीचे पानी का हौज था, जिसमें पानी की सतह तक पत्थर की सीढ़ियाँ लगी हुई थी। इसके पश्चिम की ओर बाग की दीवार के पास एक बहुत बड़ा घना बड़ का पेड़ था और दक्षिण की ओर नारियल के पेड़ों की कतार खड़ी थी। मेरे लिए नियत की हुई जगह इसी खिड़की के पास होने से मैं खिड़की में से उस दृश्य को एक तस्वीरों की किताब की तरह दिन भर देखता रहता था। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सुबह होते ही वहाँ नहाने आया करते थे। हर एक के आने का वक्त मुझे मालूम था। हर एक के पहराव ओढ़ाव का ढंग भी मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था। कोई तो वहाँ आकर कानों में उंगली डालकर गोता लगाता और किसी को पानी में सिर डुबोने तक की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह अपना अंगोछा पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को पोंछ कर ही नहा लिया करता था। कोई आता तो पानी पर लौटने लगता, कोई पानी की सीढ़ी पर से ही पानी में कूद पड़ता था। एक प्रार्थना पढ़ता हुआ आता और एक एक सीढ़ी नीचे उतरता। दूसरा हमेशा जल्दी में रहता, आया, गोता मारा, कपड़े पहने और चला घर को। तीसरा एक आदमी वहाँ आता था जिसे जल्दी करना शायद मालूम ही न था। धीरे धीरे आप आते, अंग को खूब रगड़ रगड़ कर साफ करते और फिर नहाकर साफ कपड़े वह भी बहुत ठहर ठहर कर पहनते थे। फिर धोती वगैरह खूब पछाड़ते, बड़ी चतुराई से उसकी घड़ी कर आप बगीचे में जाते, कहीं कुछ देर टहलते और फूलों को बीनते थे। बड़ी सफाई और ताजगी के साथ आप घर जाते थे। दोपहर तक यही झमेला चला करता था। दोपहर के बाद उस जगह पर चैन होता। फिर सिर्फ बतखें वहाँ पर तैरा करती थी और अपनी चोंचों से पंखों को साफ करती। गोकुल गायों का पीछा करती थी। इस तरह जब पानी ठहर जाता तब मेरा ध्यान उस घने बड़ के पेड़ की छाया की ओर लगता था। इस पेड़ की लटकती हुई लंबी लंबी टहनियाँ पेड़ के तने से इस तरह लिपट गई थीं, उनका जाल सा बन गया था। उस घने स्थान में मानो संसार के कानून कायदों का नाम ही न हो, और ये मालूम होता था कि मानो पुराने समय के सपने के समान साफ मालूम होने वाली धरती विधाता की निगाहें चुराकर आज के ज़माने के उजाले में यहाँ टिकी हुई है। वहाँ मुझे कौन क्या क्या करते हुए दिखते थे, इनका वर्णन थोड़े शब्दों में करना मुश्किल है। आगे जाकर मैंने इसी बड़ के पेड़ पर एक कविता भी लिखी थी। हाय, अब वह बड़ का पेड़ कहाँ है? अब बड़ का पेड़ भी नहीं है, उस जंगल की परछाई को बताने वाला वह हौज ही है। बड़ के पेड़ की छाया के समान यहाँ नहाने वाले बहुत से आदमी भी खो गए हैं, और वह बच्चा रविंद्र बाबू अब बड़ा अपने ही द्वारा फैलाई उलझनों के जाल में से दिखने वाली उजालों की छाया के बदलाव की गिनती कर रहा है। घर से बाहर जाने की हमें मनाही थी, यहाँ तक कि घर में भी चारों ओर फिरने की हमें इजाज़त न थी। इस तरह की बंदिशों में से ही हमें संसार की सुंदरता को देखना पड़ता था। बाहरी संसार का रूप, असीमित वस्तु मेरी समझ के बाहर की बात थी। उसकी आवाज़ तथा उसकी परिमल डोरी बंदिश के छेदों से पल भर के लिए मेरे पास आती और मुझसे भेंट कर चली जाती थी। मुझे मालूम होता था कि मानो वह कई तरह की हरकतें कर बंधन के सिक्कों में से मुझसे खेलने की इच्छा रखती है, लेकिन ये बाहरी दुनिया आज़ाद थी और मैं बंदिश में था। एक दूसरे से मिलने का हमें कोई रास्ता ही नहीं था और इस कारण मुझे उसका मोह भी ज़्यादा होता था। लेकिन सबका उपयोग ही क्या। आज यद्यपि शाम के द्वारा खींची वह खड़िया की रेखा पुछ गई है, वो भी मर्यादा रचने वाले मंडल आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। दूर की वस्तु आज भी उतनी ही दूर है। बाहरी दुनिया आज भी मेरी सामर्थ्य से पीछे है। इस बारे में बड़े हो जाने पर मैंने जो कविता रची थी वह मुझे इस समय भी याद है। हमारी गच्ची का कठड़ा मेरे सिर से भी ऊंचा था। कुछ सालों बाद मैं भी ऊंचा हो गया। अब नौकरों का अत्याचार ढीला पड़ गया। घर में एक विवाहिता नई बहू आई, जिससे खाली समय में साथी के नाते चार बातें करने का मौका मिला। उन दिनों दोपहरी के समय मैं कभी कभी गच्ची पर जाया करता था।
उस समय घर के सभी लोग खाना खा चुकते थे। सब लोगों को घर के काम से छुट्टी मिल जाती थी और जनान खाने में इस समय सब लोगों के लेटने का समय होने से शांति भी रहती थी। कटड़े पर कपड़े सूखने को लटका दिए जाते थे। आंगन के एक कोने में पड़ी हुई जूठन पर कौवे टूटते रहते थे। इस शांत समय में पिंजरे के पंछी कटड़े की संधि में से आज़ाद पंछियों के साथ चोंच से चोंच लगाकर अपने मन की बातें किया करते थे। जब मैं वहाँ खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता तो पहले अपने घर के बाग के उस कोने पर नारियल के पेड़ों की कतार पर मेरी निगाह पड़ती थी। इस कतार में से बाग व उसमें बने हुए झोपड़े व हौज के पास वाला हमारी तारा ग्वालियर का घर दिखलाई पड़ता था। इस तरह के उस ओर कलकत्ता शहर के अलग अलग ऊंचाई तथा आकार के गच्ची वाले घर भी दिखलाई पड़ते थे, जिनके बीच बीच में सिर उठाए पेड़ों की चोटियां पूर्वी क्षितिज के कुछ नीले और कुछ भूरे रंग में डूबी हुई दिखाई देती थी। उन पर दोपहरी की धूम का चमचमाता उजाला भी पड़ता और उससे कुछ उनका रंग भी बदलता दिखलाई पड़ता था। उन बहुत दूर के घरों के आगे की गच्चियों पर ऊपर से ढके हुए जीने ऐसे मालूम पड़ते थे मानो वे घर मुझे अपनी पहली उंगली दिखाकर आंखें मिचकाते हुए भीतरी रहस्य का पता दे रहे हों। जिस तरह एक भिखारी राजमहल के सामने खड़ा होकर यह ख्याल करता है कि इस महल के भंडार घर में कुबेर का धन जमा और सुरक्षित है, उसी तरह इन अनजान घरों में मुझे तो आज़ादी लीला का धन भरा हुआ मालूम होता था। उसका ख्याल भी मैं न करता था। उस समय सिर पर सूरज के तपते रहने पर भी आकाश में खूब ऊंचाई पर चीलें उड़ा करती थीं, जिनकी कानों में कड़वाहट भरने वाली आवाज़ें मेरे कानों के पर्दों को हिला देती थीं। बाग से लगी हुई गली से सूने और चुप घरों के आगे से फेरी लगाने वाले मनिहार चूड़ियाँ ले लो की दोपहरी की नींद को तोड़ने वाली आवाज़ भी मुझे सुनाई देती थी। इन सब बातों से मेरी आत्मा नीरस संसार से दूर उड़ जाती थी। मेरे पिता घर पर बहुत कम कभी कभी ही रहते थे। वे हमेशा दौरा ही करते रहते थे। तीसरी मंजिल पर उनके सोने बैठने के कमरे थे। मैं ऊपर जाकर खिड़कियों के छिक्कड़ में से हाथ डालकर दरवाजे की छिटकनी खोल लेता था और दाहिने कोने पर उनकी जो कोच पड़ी थी उस पर शाम तक पड़ा रहता था। उस कमरे के बंद रहने व उसमें मेरे छिपकर घुसने से उस छिपने की छटा विशेष मालूम होती थी। दाहिनी ओर की चौड़ी और सूनी गच्ची को सूरज की किरणों से गर्म होती देखते हुए मैं अपने मन के राज में डूबा हुआ वहाँ बैठा रहता था। उसके सिवाय मन को खींचने वाली और भी एक बात थी, वह यह कि उन दिनों कलकत्ते के पानी के नल कुछ दिनों से शुरू हुए थे। नल के पहली दफ़ा आने के बारे में अफसरों की जो जीत की खुशी होती है, इस कारण उन्होंने पानी की इतनी रेल पेल कर दी कि अब पानी की कहीं हिंदू की बस्ती में भी कमी नहीं रही। नल के उस पहले आने में मेरे पिता के उक्त कमरे तक ऊपर पहुंचता था। इसलिए चाहे जब फव्वारे की टोटी खोलकर चाहे जब उसके नीचे मैं खड़ा रहता था, ये सब उनसे होने वाले आराम के लिए नहीं करता था, लेकिन मेरी सिर्फ ख्यालों के अनुसार मेरी मनसा को आज़ादी से घूमने के लिए करता था। उस वक्त पहले पल में जो आज़ादी का सुख मिलता था, वह साथ ही दूसरे पल में ये डर पैदा हो जाता था कि यदि कोई देख लेगा तो क्या होगा। इन दोनों कारणों से उस फव्वारे का पानी मेरे शरीर में आनंद के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। बाहरी दुनिया से ख्यालात बहुत कम होने के कारण ही इन कामों से संबंध होता था। इसीलिए उक्त कामों से होने वाले आनंद का प्रवाह भी तेज होता था। जब सुविधाएं भरपूर होती हैं तो मन भी धीमा हो जाता है। मन ये भूल जाता है कि आनंद का पूरा उपयोग मिलने वाले काम में बाहरी सामग्री के बनिस्बत भीतरी सामग्री का महत्व विशेष होता है। और आदमी के बचपन में खास तौर से उसे यही पाठ सिखाया जाता है कि बचपन में उसके स्वामित्व की चीज़ें थोड़ी और तुच्छ होती हैं तो भी सुख मिलने के रूप में उसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं मालूम होती है। जो अभागा बच्चा खेलने की अनगिनत चीज़ों के बोझ से दब जाता है, उसे उन चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलता। हमारे घर के भीतर के बाग को बाग कहना बढ़कर कहना होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रेंड़ का पेड़
मुनक्का अंगूर की 2 जातियों की 2 बेलें, नारियल के पेड़ों की एक कतार थी। बीच में गोलाकार फरसी जड़ी हुई थी, जिसमें जगह जगह दरारें भी पड़ गई थीं। घास व छोटे छोटे पौधे भी उगाए थे, जो चारों तरफ फैल गए थे, और फूलों के पेड़ उसमें बचे नहीं थे। जिन्होंने मानो ये निश्चय कर लिया, फूलों के पेड़ उसमें वहीं बचे थे, जिन्होंने मानो ये निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए हम नहीं मरेंगे। वे अपना वचन इतनी लगन के साथ निभा रहे थे कि माली पर भी उनकी फिक्र न करने के गुनाह का आरोप करने का मौका ही नहीं मिलता था। इस बाग के उत्तरी कोने में धान काटने के लिए एक छप्पर था। इस जगह ज़रूरत पड़ने पर भीतर के आदमी इकट्ठे होते थे। गांव के रहन सहन का ये आखिरी बचा भाग आजकल हारा हुआ शर्म से किसी को मालूम न होते हुए भी नष्ट हो गया है। यद्यपि मेरे बगीचे की यह दशा थी, तो भी मुझे ये मालूम होता है कि एडम का नंदन वन भी हमारे बगीचे की बनिस्बत अधिक अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एडम और उसके बाग दोनों ही दिगंबर थे। उन्हें बाहरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। ज्ञान वृक्ष का फल खाने के बाद ही मनुष्य जाति के बाहरी साधनों और भूषणों की बढ़ोतरी होती है, और वह बढ़ोतरी ज्ञान फल के पूरी तरह पच जाने तक ही होती रहेगी। हमारा ये घर के भीतर का हिस्सा मेरा नंदन वन ही था। वह मेरे लायक ठीक भी था। बरसात में सुबह के वक्त जागते ही इस बाग की ओर मैं किस तरह भागता था, ये मुझे आज भी याद है। मैं इधर से दौड़ता जाता था, उधर से ओस की घंटी से शोभित घास व पत्तों की महक मुझसे भेंट करने आती थी। इस समय नारियल के पेड़ों की हंसने वाली छाया के नीचे पूरब की ओर बाग की दीवार पर उषा देवी ताज़ा व ठंडी किरणों के साथ मेरी उचक उचक कर मुझे देखा करती थी। हमारे घर के उत्तर की ओर एक मैदान है, उसे हम आज भी गोलाबारी अर्थात कोठार कहते हैं। इस नाम से ये मालूम होता है कि वहाँ बहुत दिनों पहले अनाज का कोठार रहा होगा, जिसमें साल भर के लायक अनाज इकट्ठा किया जाता होगा। जिस तरह बचपन में भाई बहन में बहुत कुछ समानता होती है, उसी तरह उस वक्त शहर के गांव के रहन सहन में भी बहुत कुछ समानता दिखलाई पड़ती थी। आजकल तो उस बराबरी का लेस भी नहीं दिखता। मुझे मौका मिलने पर वह छुट्टी के दिनों में गोलाबारी मेरे रहने की जगह बन जाती थी। ये कहना वहम भरा होगा कि मैं वहाँ केवल खेलने ही जाता था, क्योंकि मुझे वह जगह आकर्षित करती थी, खेल नहीं। उस ओर मेरा खिंचाव क्यों था, ये कहना मुश्किल होगा। शायद उस कोठार के एक कोने में गीली जमीन के कारण वहाँ जाने का मुझे मोह होता होगा। वह जगह बस्ती से बिल्कुल अलग थी और उपयोगी होने की छाप भी उस पर लगी हुई न थी। वह जगह जिस काम की न थी, फल फूल के पेड़ लगाकर वह जगह किसी काम की न थी। फल फूल के पेड़ लगाकर किसी ने उस जगह को शोभित भी नहीं किया था। इसी वजह से उस जगह के डरावनेपन से मेरी कल्पना के आज़ादी पन के में किसी तरह का विघ्न नहीं पड़ा। मेरे द्वारा देख रेख करने वालों की नज़र चुराकर जब मुझे उस जगह जाने पर मौका मिलता, तब मुझे छुट्टी मिलने के समान आनंद आता था। हमारे घर में और भी एक जगह थी। वह कहाँ थी, उसे ढूंढने में मुझे अभी तक कामयाबी नहीं मिली। मेरी ही बराबरी की मेरी खेल की साथी एक लड़की थी। वह इस जगह को रजवाड़ा कहती थी। वह कभी कभी मुझसे कहा करती थी कि मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ, पर मुझे वहाँ से साथ ले जाने का संयोग उसे कभी नहीं मिला। यह एक अनोखी जगह थी। वहाँ होने वाले खेल खिलौने अनोखे थे। मुझे लगता था कि ये जगह कहीं पास ही पहली या दूसरी मंजिल पर होनी चाहिए। वहाँ जाने की किसी में शक्ति नहीं थी। मैं अपने साथी से कई बार पूछता था कि वह जगह घर के भीतर है या बाहर, पर वह हमेशा यही जवाब देती, नहीं नहीं, वह घर में ही है। इस जवाब से मैं विचारा करता था कि वह जगह कहाँ होगी। क्या ऐसी भी कोई घर में जगह है जिसे मैं नहीं जानता? इस रजवाड़े का राजा कौन था, इसकी तलाश मैंने कभी नहीं की। यद्यपि वह राजमहल कहाँ था, यह मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ, तो भी वह हमारे घर में ही था, ये बात सच है। बचपन की उम्र की ओर निगाह डालने पर जिंदगी की दुनिया में जो गहरे राज भरे हुए हैं, उनका ही ख्याल मुझे बार बार होता है। उस रजवाड़े के सामने मुझे यह भी मालूम हुआ कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ सब जगह मौजूद है जिसका सपने में मैं कभी दर्शन नहीं हुआ। रोज़ाना हमें यही सवाल ज़्यादा महत्व का मालूम होता है
कि वह चीज़ हमें कब मिलेगी। मानो संसार का देवता अपनी मुट्ठी बंद करे हमसे खुशी से पूछता है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, और हमें उसकी कल्पना भी नहीं होती। कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसके पास नहीं होगी। दक्षिण के बरामदे के कोने में मैंने सीताफल का बीज बोया था। इसे मैं रोज़ पानी भी देता था। ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है। इस बीज से झाड़ उगेगा या नहीं, इस बात पर मेरा कौतूहल भरा ख्याल रहता था। आज भी सीताफल के बीज में अंकुर फूटते हैं, लेकिन वह राज जाने की इच्छा अब नहीं है। ये गलती सीताफल की नहीं है, किंतु हमारे मन की है। हमारे चचेरे भाई के पत्थरों के ढेर में से उन्हें ना मालूम होते हुए मैं कुछ पत्थर उठा लाया और उनकी एक छोटी सी टेकरी बना ली। उन पत्थरों की दरारों में कुछ पौधे भी लगाए। उनकी मैंने इतनी देख रेख की जिससे वे बिना समय ही नष्ट होने से बच सकें। पत्थरों के इस छोटे से ढेर से मुझे इतना सुख मिला कि उनको शब्दों में लिखना मुश्किल है। मुझे इसमें बिल्कुल शक नहीं था कि मेरी पैदा की हुई ये दुनिया हमारे बूढ़ों को अचंभे में डाल देगी, और मेरे इस भरोसे को जमाने के लिए जो दिन मैंने तय किया था, उस दिन मेरी कोठरी के कोने में बनी ये छोटी सी टेकरी, उसके पत्थर और पौधे एकदम नष्ट हो गए। पढ़ने की कोठरी की ज़मीन पहाड़ी बनाने लायक जगह नहीं है। इसकी जानकारी हमारे बड़े बूढ़ों ने मुझे कराई। इतनी जल्दी से कराई कि उस टेकरी का नामो निशान मिटा देने से दिल को भारी धक्का लगा। यद्यपि पत्थरों के बोझ से ज़मीन को छुट्टी मिल गई, लेकिन उस बोझ से मेरा मन दब गया। तब मुझे अच्छी तरह मालूम हुआ कि हमारी आज़ाद इच्छा और बड़ों की इच्छा में भारी फ़र्क है। दुनिया की ज़िंदगी हमारे मन को कंपा दिया करती थी। ज़मीन, पानी, हरियाली, आसमान, ये सब चीज़ें हमसे बतियाती थीं। इसकी ओर लापरवाही हम नहीं कर सकते थे। हमें इस बारे में कितनी बार गहरा दुख हुआ होगा कि हमें ज़मीन का ऊपरी हिस्सा तो दिखता है, लेकिन आखिरी हिस्से का कुछ भी पता नहीं चलता। ज़मीन के धुंधले पर्दे के भीतर हम अपनी नज़र किस तरह पहुंचा सकेंगे, इसका ख्याल मन में हमेशा हुआ करता था। और कभी कभी ये ख्याल भी पैदा होता था कि यदि ज़मीन के भीतर एक के बाद एक बाँस डाले जाएं तो शायद परोक्ष तरीके से हम उसके भीतरी हिस्से को छू सकेंगे। माघ के उत्सव में दियों की माला के आंगन के बाहर लकड़ी के खंभों की कतार लगाई जाती थी। इन्हें लगाने के लिए माघ शुक्ला पड़वा के से गड्ढे खोदने का काम शुरू होता। किसी भी उत्सव की तैयारी में बच्चों को खास मज़ा आता है, लेकिन मेरा ख्याल इन हर साल खुदने वाले गड्ढों की ओर खास तौर से जाता था। ये काम मैं हर साल होता हुआ देखता था। कई बार खोदते खोदते गड्ढा इतना गहरा हुआ दिखलाई पड़ता कि उसमें खोदने वाले भी नहीं दिखाई देते थे। इसमें कोई चीज़ मुझे ऐसी नहीं दिखती जो राजकुमार या किसी दिलेर बहादुर के ढूंढने लायक हो। तो हर एक बार मुझे यही मालूम होता था कि गहराई की पेटी का ढक्कन खोला जा रहा है, और मन में ये आता था कि यदि थोड़ा और खुदे तो ढक्कन जरूर खुलेगा। इसे सालों साल गुजर गए, पर ज़्यादा गहरे खुदने का काम पूरा नहीं हुआ। पर्दे पर धक्का मारा जाता था, परंतु वह हटता नहीं था। हमें अचंभा होता था कि हमारे बुजुर्ग जो चाहें सो कर सकते हैं, फिर वे इतना थोड़ा खोद कर ही क्यों रह जाते हैं। हम छोटे बच्चों के हाथ में यदि ये बात होती तो ज़मीन के भीतर के राज को हम कभी धूल के नीचे दबा हुआ नहीं रहने देते। हमारे ख्याल को इस वजह से भी ताजगी मिलती थी कि आसमान से हर एक प्रदेश के पीछे उसकी गहराई छिपी है। बंगाली शास्त्र की पहली किताब के पाठ का जिक्र करते हुए हमारे पंडित जी ने जब हमसे कहा था कि आसमान में दिखलाई पड़ने वाला ये नीला रंग कोई पुता हुआ नहीं है, तब हमें बहुत अचंभा हुआ। उसके बाद फिर पंडित जी ने कहा, कितनी ही सीढ़ियाँ लगाने और उन पर चढ़ने से आसमान में कभी कोई चीज़ सिर से नहीं टकराएगी। तब मैंने मन में सोचा कि वहाँ तक पूरी सीढ़ियाँ शायद ये नहीं लगा सकते होंगे। इसी से जहाँ लापरवाही के साथ पूछा, यदि एक पर एक अनगिनत नसेनियाँ लगाई गई तो क्या होगा। परंतु जब मुझे ये कहा गया कि वे कुछ भी काम नहीं आ सकेंगी, तब मैं विचार करते हुए चुप हो गया कि आखिर में मैंने यही तय किया कि जो सारे संसार का शिक्षक होगा उसे ही ये अचंभा भरा राज मालूम होगा। तो ये था रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का भाग बचपन, जो बचपन के बिंदु पर लिखा गया है। ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी कहानी पढ़ना
और सुनना अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करिए। अगली वीडियो में मैं उपस्थित होती हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का अगला अंश, जिसका बिंदु शीर्षक होगा नौकरों का साम्राज्य। तब तक के लिए सादर नमस्कार। जय माँ भारती।